हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों को हमारे होम्योपैथिक रेमेडी सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसका नाम है ऑरम मैक्यूलेटम। तो इसको हम शॉर्ट में ऑरम मैक बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं सबसे पहले इस रेमेडी का, जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो इसकी 2-3 पॉइंट्स ही हैं फ्रेंड्स जो हमें याद रखने हैं। एक तो इसका पूरा जो स्पेयर ऑफ एक्शन है इस रेमेडी का, वो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर है फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है। उसमें भी जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, यानी कि उसमें सूजन आ जाती है। और उसके साथ साथ पेशेंट हमेशा निगलना चाहेगा, यानी कि घुटना चाहेगा। इसको इजीली लैंग्वेज में बोल सकते हैं, निगलना या घुटना, जो आपको इजी समझे। और उससे इसी चीज़ से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है फ्रेंड्स। और इन्फ्लेम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है यानी कि आपके नाक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाना, और उसको नसल पॉलिपस भी बोला जाता है। तो नसल पॉलिपस के लिए भी रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है। और साथ के साथ ही हमारे जो गले के म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनमें भी इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो पेशेंट आपको बताएगा इसमें कि गले में दुखन रहती है और निगलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार निगलता रहूँ, मेरा ऐसा मन करता है। और उसके साथ साथ अस्थमा के लिए भी रेमेडी काम आती है। तो जब आप रेमेडी को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मेन स्पेयर ऑफ एक्शन इसका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर है, और उसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर। तो अब चलते हैं और इसके की यूजेस को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट बताया गया है रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम सच एज एस्थमा, प्रोफ्यूज कैथरे, वायलेंट कफ एंड नसल पॉलिपस। तो सारी प्रॉब्लम्स रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहली बात की गई है अस्थमा, कि पेशेंट को अस्थमा रहता है। उसके बाद बात की गई प्रोफ्यूज कैथरे। अब कैथरे का मतलब बलगम, बहुत ज़्यादा बलगम बनता है पेशेंट को। और एक स्टेज आती है फ्रेंड्स जिसमें वो खांसेगा और खांसने से उसकी जो बलगम निकलेगी उसमें खून भी मिला हुआ आएगा, यानी कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आ जाता है लंग्स के अंदर कि आपकी जो कफ है उसमें जो बलगम निकलेगा उसमें खून मिला भी आएगा। उसके साथ साथ वायलेंट कफ की बात हो ही गई है। एंड में बात की गई है नसल पॉलिपस। तो फ्रेंड्स, नसल पॉलिपस अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को इजी समझ आ जाएगा। बट वही होता है कि हमारे जो नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, उसी को नसल पॉलिपस बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो होगा इसके की यूजेस, जिससे हमें साफ क्लियर समझ आ रहा है फ्रेंड्स कि इसका पूरा स्पेयर ऑफ एक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। अब हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और जानते हैं कि क्या पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स है, क्या फिजिकल सिम्टम्स हैं और क्या मोडेलिटीज़ रहने वाली हैं इस पेशेंट के अंदर। तो ये आ गए हैं फ्रेंड्स हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। देखने में बहुत ही छोटी रेमेडी लगती है, ऐसे लगता है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, तो बहुत छोटी रेमेडी है। बट फ्रेंड्स, जब आपके पास नसल पॉलिपस का केस आएगा तो ये रेमेडी आपकी बहुत मदद कर सकती है, अगर आप अच्छे से केस टेकिंग करेंगे और समझ जाएंगे कि ये ऑरम मैक का पेशेंट है। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी रहे। ऑरम मैक इज़ एसोसिएटेड विद सीवियर वायलेंट इन्फ्लामेशन और इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स, वही बात इन्होंने बताई है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है और इरिटेशन हो जाता है। कहाँ पर? म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर। म्यूकस मेम्ब्रेन्स को थोड़ा सा इजी वे में समझ सकते हैं कि जो हमारी झिल्ली होती है, यानी कि जो भी सॉफ्ट पार्ट रहेगा, खासकर नाक का और गले का, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है और उसके कारण उसमें इरिटेशन होने लग जाती है। एंड इज़ फ्रीक्वेंटली यूज फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पूरा स्पेयर ऑफ एक्शन ही इसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पर है। आगे बात करते हैं। टिपिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रीटेड बाय द रेमेडी इंक्लूड एस्थमा, कैथरे, नसल पॉलिपस एंड कॉन्स्टेंट स्वॉलिंग। तो किस किस चीज़ में ज़्यादा काम आती है वो हम इसके की यूजेस में भी पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। बट उन्होंने दोबारा इस बात को समझाया है कि अस्थमा के लिए काम आती है, बलगम बने तब ज़्यादा काम आएगी, नसल पॉलिपस हो जाए उसमें काम आती है, और पेशेंट बार बार निगलना चाहे, स्वॉलिंग करना चाहे, उसमें रेमेडी काम आती है। आगे पढ़ते हैं। द गम्स में ब्लीड एंड द टंग एंड थ्रोट में स्वॉलन और एंड सोर सो दैट स्वेलिंग बिकम डिफ़िकल्ट। तो इस केस में ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारे गम्स होते हैं उसमें से खून बहने लगता है, और जो हमारी टंग है एंड थ्रोट है उनमें सूजन आ जाती है और दुखन हो जाती है, सो दैट स्वेलिंग बिकम डिफ़िकल्ट। और उसके कारण निगलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। गले में एक टिकलिंग सेंसेशन हमेशा रहेगी पेशेंट को, और उस टिकलिंग सेंसेशन के कारण उसको खांसी भी उठेगी, और इतनी ज़्यादा खांसी उठेगी कि एक टाइम पे उसको बलगम आएगा और उस बलगम में खून भी मिला हुआ होगा। इसी बात को उन्होंने आगे बताया है। देयर मे बी टिकलिंग इन दी थ्रोट, हॉर्सीनेस एंड डिजायर टू कफ। तो टिकलिंग सेंसेशन रहेगी थ्रोट के अंदर, उसके साथ साथ आवाज़ में एक भारीपन रहेगा, एंड अ डिजायर टू कफ। उसके कारण
हमेशा खांसने जैसी डिज़ायर रहेगी कि खांस लूँ तो आराम मिलेगा। द चेस्ट में फील टाइट एंड देयर मे बी अ वायलेंट कफ एंड प्रोफ्यूज ब्लड स्ट्रीक्ड कैथरेक। तो चेस्ट में हमेशा एक टाइटनेस रहेगी। वो टाइटनेस क्यों रहेगी फ्रेंड्स? क्योंकि हमारी जो लंग्स हैं उसमें खांसी के कारण कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन आने लगता है, स्टार्टिंग हो जाती है इन्फ्लामेशन की। और इसी स्टेज को अगर हम फर्दर आगे देखें, यानी कि आपके पास ऐसा पेशेंट भी आ सकता है जो डायरेक्ट एस्थमा का केस आपके सामने लाए और वो ऑरम मैक का पेशेंट हो। तो सबसे पहले वो क्या बताएगा कि मेरे को नसल पॉलीपस भी है और मेरे म्यूकस में मेरे इन्फ्लामेशन रहती है और गले में एक टिकलिंग सेंसेशन रहती है, आवाज़ भारीपन है आवाज़ में मेरी, और उसके साथ साथ मुझे निगलना बहुत मुश्किल है और मेरी चेस्ट पे हमेशा एक टाइटपन रहेगा। तो ये केस आगे जाके एस्थमा के रूप ले लेता है फ्रेंड्स। जब आपकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइटपन रहने लगे तो यानी कि समझ जाइए इन्फ्लामेशन हो गया है लंग्स के अंदर, और वही इन्फ्लामेशन ब्रोंकाइटिस का रूप ले लेगा एंड में अस्थमा का रूप ले लेगा फ्रेंड्स। तो ये तो हमने इसका एक ओवरव्यू कर लिया। चलिए अब इसकी मोडेलिटीज़ पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो मोडेलिटीज़ में सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी, बट सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। और उसमें बताया कि फॉर प्रेशर ऑन दी अफेक्टेड एरिया, यानी कि अगर चेस्ट पे प्रॉब्लम है तो चेस्ट में प्रेशर देना चाहेगा पेशेंट। उसको चेस्ट में प्रॉब्लम है तो चेस्ट में वो बिल्कुल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि चेस्ट में पहले से ही टाइटनेस है। तो अगर वो चेस्ट पर प्रेशर देगा तो उसकी टाइटनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। इसलिए वो हल्का सा भी प्रेशर जो भी एरिया अफेक्टेड है उस पर बर्दाश्त नहीं करता। और सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर स्ट्रेचिंग, कि अगर चेस्ट का ही एग्जांपल लें तो अगर वो चेस्ट को स्ट्रेच करेगा तो उसकी टाइटनेस में और ज़्यादा खिंचाव आएगा, यानी कि उसको और ज़्यादा एग्रेवेशन होगा। और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, तो ज़्यादातर लेफ्ट साइड के सिम्टम ज़्यादा वर्स होते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमने इसकी मोडेलिटीज़ भी समझ ली फ्रेंड्स। इसकी मोडेलिटीज़ अगर आपने याद रखी फ्रेंड्स तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये ऑरम मैक का पेशेंट है, क्योंकि एस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ हैं होम्योपैथ। और एक बहुत बड़े डॉक्टर ने ये बात बताई है फ्रेंड्स कि कफ के पेशेंट को या रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई भी डिसऑर्डर है उस पेशेंट को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई कफ का पेशेंट आए या एस्थमा का पेशेंट आए या फिर ब्रोंकाइटिस का पेशेंट आए तो उसकी केस टेकिंग को हमें बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं फ्रेंड्स जो उसकी कफ को और ज़्यादा एग्रावेट कर देती हैं। जैसे कि एंटिम टार्ट के रूप में बताया है कि अगर एंटिम टार्ट को रिपीट करें और उससे खांसी बढ़ जाए तो तुरंत के तुरंत एंटिम टार्ट को रोक देना चाहिए। उसका मतलब है कि एंटिम टार्ट ने अपना काम पूरा कर दिया है। अगर आप उससे ज़्यादा एंटिम टार्ट को रिपीट करवाएंगे, यानी कि इसके डोजेस रिपीट कराएंगे पेशेंट को, तो उसकी कफ इतनी ज़्यादा वर्स हो जाएगी कि वो ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरीके से कफ के पेशेंट की जो केस टेकिंग करनी चाहिए फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करनी चाहिए। और उसमें जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, हमें मोडेलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो सिंपली आपको ये बताएगा कि खांसी हो रही है और गले में टिकलिंग सेंसेशन है, बट गले में टिकलिंग सेंसेशन की तो बहुत सारी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं। तो उसमें हम सेपरेट कैसे कर पाएंगे फ्रेंड्स? एक ही रास्ता है कि हम उसकी मोडेलिटीज़ को अच्छे से समझे कि सिम्टम में वर्स कब हो रहे हैं सिम्टम और सिम्टम में आराम कब मिल रहा है। तो इस केस में अगर वो अपने अफेक्टेड एरिया पे प्रेशर डालता है तो एग्रावेशन होता है, और स्ट्रेचिंग से एग्रावेशन होता है, और खासकर लेफ़्ट साइड पे बॉडी की एग्रावेशन होता है। तो यहीं से हमें थोड़ा सा क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं ऑरम मैक का पेशेंट है अगर उसके अंदर ऐसी मोडेलिटीज़ पाई गई हैं। तो फ्रेंड्स ये था ऑरम मैक का एक ओवरव्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को ये रेमेडी आज समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बट अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इस रेमेडी को लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को ज़रूर कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।